तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रवास साक्षी न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ प्रणव तिवारी। चूँकि चुनावी सरगर्मियां जो हैं वो तेज़ है और चाय पर चर्चा जो है हमारा हमेशा लगा रहता है, और इसी के दौरान हम पहुंचे हुए हैं गोरखपुर के एक निजी क्षेत्र में। और कचहरी बस स्टेशन का ये क्षेत्र है। चूँकि यहाँ की जो आम जनमानस है उनका एक कहावत है, एक मुहावरा है कि चाय एक चाहत है, चाहत एक जुनून है, वरना इस गर्म पानी में रखा क्या है। चूँकि जो है ये माहौल ही ऐसा है और हमारे साथ कई नेताओं का आना जाना भी लगा रहता है। इसी क्रम में हमारे पास जुड़ चुके हैं व्यापारी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुधीर झा जी। आइए उनसे जानते हैं कि उनका क्या विषय है। सर, पश्चिम बंगाल जो है अभी खेला होबे का नारा चल रहा है, क्या लगता है खेला होबे कि जो वहाँ पे मोदी जी का एक उद्घोष है जय श्री राम, वो आगे आ रहा है कि खेला होबे तो खेला ही होबे? अब देखिए, समय परिस्थिति जो वर्तमान में बंगाल का बता रहा है, तो ये निश्चित रूप से बंगाल ही नहीं पूरे देश की स्थिति जो वर्तमान में बता रहा है। जिससे जैसे जिस रोडवेज बस स्टेशन पे आप खड़े हैं, ये आज के डेट में इसको अभी सौभाग्य मानिए या दुर्भाग्य मानिए। सौभाग्य से अभी तक तो ये परिवहन एवं सरकारी व्यवस्था है, लेकिन दुर्भाग्य मानिए कि मोदी जी का कुछ दिन आशीर्वाद रहा तो यह परिवहन एवं प्राइवेट व्यवस्था में नजर आएगी। पहली चीज़, आज की स्थिति में ऐसी कोई चीज़, ऐसी कोई सेक्टर ही नहीं छोड़ा आज के सरकार ने कि जो आज के डेट में हमारा बचा हो। सारी चीज़ें निजीकरण की तरफ जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं से जो सरकार के खिलाफ है, आवाम है, आम जनता है, वो सारी चीज़ों को देख रही है, समझ रही है। क्योंकि पहले वाला मामला अब नहीं रह गया। हर आदमी शिक्षित है, पढ़ा है, लिखा है, सोशल नेटवर्क से लेके हर चीज़ों से वह जुड़ा हुआ है। क्योंकि ख्वाब और सपनों से नहीं व्यवस्थाएं चलती हैं, कहीं ना कहीं से ज़मीनी हकीकत चलता है। अब ये नौजवान हैं, इनको बताना थोड़ी ना। अभी हमें बगल में आया, ये चाय वाले हैं, ये दुकान पे अभी पटरी व्यवसायी हैं, दुकान लगाते हैं। अभी इन्होंने कहा भैया हम लोग उजाड़ने की बात तो हो रही है, बसाने की बात नहीं हो रही है। तो मेरे कहने का मतलब, जब गरीब से लेकर के अमीर तक आज के डेट में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इस सरकार से पीड़ित और उत्पीड़ित नहीं है, तो इसमें कहने में कोई मुझे गुरेज नहीं है कि निश्चित रूप से खेला होवे। तो 2022 के चुनाव को लेके मतलब आप क्या विचार रखना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी या किसी और पार्टी को फिर इस बार उत्तर प्रदेश में मौका? अभी तक जो वर्तमान स्थिति है आज के डेट में उत्तर प्रदेश में जो स्थितियां पैदा सरकार के द्वारा किया जा रहा है और हो रहा है, निश्चित रूप से अगर यही स्थिति रही, अगर सरकार ने सुधार नहीं ले आया, तो निश्चित रूप से परिवर्तन होना तय है। चूँकि आप युवा भी हैं और युवाओं के मुद्दों को आपने हमेशा उजागर भी किया है, सबसे बड़ा एक जो मुद्दा रहा है युवाओं के बीच में वो है रोजगार। तो रोजगार के लेके आप कितने आश्वस्त हैं कि हाँ मतलब जो भी सरकार है उत्तर प्रदेश में भी चल रही है और बाकी राज्यों में भी, रोजगार को लेके आपका क्या कहना है? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। जो आज के डेट में युवाओं के साथ सबसे बड़ी समस्या है रोजगार। युवा अपने अगर कहा जाए तो जो अपना जो कीमती समय होता है वो सारा खर्च करके पढ़ाई लिखाई शिक्षा दीक्षा में समय देता है। उनके परिवार के लोगों का एक एक खून पसीने की कमाई वो अपने बेटे और अपने नौजवान रोजगार के लिए लेकर के पढ़ाने और शिक्षित करने का काम करते हैं। निश्चित रूप से बाप और माँ ये चाहता है कि मैं आधा पेट खाऊं लेकिन मेरा पढ़ा लड़का पढ़े, शिक्षित हो, नौकरी पाए। लेकिन आज जो वर्तमान सरकार है, नौकरी तो छोड़ दीजिए, जो नौकरियां हैं वहीं को समाप्त किया जा रहा है। तो इसमें कहां से रोजगार और युवा कैसे खुश रहेंगे? और भी लोग जुड़े हुए हैं और हमारे साथ जो है युवा नेता हैं, समाजवादी छात्र सभा के निवर्तमान प्रदेश सचिव रहे हैं शिवशंकर गौड़ जी। उनसे भी जानते हैं कि उनके विचार क्या है। 2022 आप समाजवादी पार्टी से ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए थे, लेकिन 2017 का चुनाव जो था वो आपके परिस्थिति अनुकूल नहीं रहा। क्या लगता है 2022 का चुनाव कितना कारगर साबित होगा आपके लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उत्तर प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी आडंबर और जुमलेबाजी करने में सबसे माहिर है। 17 में योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र था, एक भी अगर घोषणा पत्र की एक भी बातें अगर योगी आदित्यनाथ जी ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अगर पूरा किया हो तो शिवशंकर गौड़ आपके चैनल के माध्यम से कहता मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। योगी जी का बयान था कि युवाओं को रोजगार देंगे,
योगी जी का बयान था कि इंटर पास युवाओं को लैपटॉप देंगे, उनका बयान था कि बहन बेटी महिलाओं की सुरक्षा देंगे। क्या हुआ? थानों में रेप हुआ बेटियों की, इंटर पास बच्चों के लैपटॉप के नाम पे घोटाला हुआ। युवाओं को जो रोजगार की बात होती थी तो बीटीसी करने वाले, बीएड करने वाले, आरटीआई करने वाले, प्रौद्योगिकी महाविद्यालय विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को लाठियों से मरवाने का काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर में करते हैं। और 22 की परिणाम आप देखिएगा, 22 में 350 से प्लस समाजवादी पार्टी और श्रद्धेय अखिलेश यादव जी सरकार बनाने जा रहे हैं। जनता जान चुकी है। आप हाथरस का घटना देख लीजिए, सोनभद्र का घटना देख लीजिए। योगी आदित्यनाथ जी एक पीठ के महंत भी हैं, हम लोग बहुत सम्मान करते हैं, वो हमारे लिए महाराज, हम लोग महाराज कहते हैं उनको। लेकिन हिंदू संस्कृति में, हिंदू सभ्यता में, अब पुराणों में कहा गया है कि किसी भी हिंदू परिवार में 2 संस्कार आधी रात को नहीं होता, 100 आधी रात को नहीं होता। लेकिन हिंदू के संरक्षण होते हुए भारतीय जनता पार्टी के सरकार के संरक्षण में उस बहन, उस दलित बहन, वाल्मीकि समाज की उस बेटी का आधी रात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 100 जलाने का काम किया था, 10 संस्कार करने का काम किया था। एक तरफ ये हिंदुओं के ठेकेदार बनेंगे और दूसरी तरफ उसी हिंदू बेटी का आधी रात को ये सबूत मिटाने को लेकर उसका अंतिम संस्कार करा देंगे। अच्छा, सबूत मिटाने की जब भी बात आती है और जब चुनाव आता है तो ये कहा जाता है विपक्षी नेताओं के द्वारा कि ईवीएम को हैक कर लिया गया है, तो क्या लगता है कि मतलब आप लोगों का जो कथन है वह सही है? हमारा कथन नहीं है, बहुत साधारण बात कहता हूँ, आप गूगल कर लीजिएगा। और माननीय सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस की जब सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, तो भारतीय जनता पार्टी ने PIL दाखिल किया था ईवीएम के खिलाफ। जब यूपीए फर्स्ट बनी, यूपीए 2 बनी मनमोहन सिंह जी की सरकार में, सबसे पहले किसी ने इस देश में ईवीएम का विरोध किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। मैं नहीं कहता, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट कहता है। तो एक तरफ ये ईवीएम को विरोध करते थे और दूसरी तरफ अब ईवीएम की बात करते हैं। आप बिहार का चुनाव परिणाम देख सकते हैं, मुश्किल 50 से 70-80 ऐसे विधायक हैं जो 500, 200, 400, 300 वोटों से हुआ। और मैं आपको एक घटना याद दिला दूँ, योगी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद गोरखपुर का लोकसभा चुनाव, उपचुनाव यहाँ पे हुआ था। परवीन निषाद जी समाजवादी पार्टी और दलों के सहयोग से लड़ रहे थे और हमारी पार्टी के सिंबल पे लड़ रहे थे। जिला अधिकारी ने उनको अंदर जाने से रोका, लेकिन कुछ आप जैसे सक्रिय न्यूज़ चैनल के लोग, जब उन्होंने विरोध किया इसका, वो खबरें चली, तो गोरखपुर के जिला अधिकारी को दबाव में आकर निर्वाचन आयोग ने दिल्ली से डंडा चलाया, लखनऊ से डंडा चला निर्वाचन आयोग का, तब जाकर परिणाम घोषित करना पड़ा। तो ये जानते हैं कि सत्ता के संरक्षण में गुंडाई कौन करता है। किसने एक बेटी के बाप को थाने में मरवा डाला, और वो सिटिंग MLA जो भारतीय जनता पार्टी का विधायक, उसके भाई को मरवा डाला। और जिस दिन उसकी गाड़ी को पलटा गया, जिस दिन उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, जो सरकार के द्वारा उसको गनर मिला था, उस दिन वो गनर नहीं रहता साथ में। ये साजिश है कि नहीं है? साजिश है कि नहीं है? ये साजिश है। गनर सरकार देती है कि उस बेटी की सुरक्षा होगी, रेप होता है, विधायक रेप करता है, फिर उसका गनर हटा दिया जाता है, फिर बस से उसको उड़वा दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें सत्ता के संरक्षण में होता है। ये इतने बड़े जुमलेबाज हैं, ये कहते थे 2 करोड़ रोजगार देंगे, कहाँ है रोजगार? इन्होंने सड़कें बनाने की बात की थी, माननीय मुख्यमंत्री जी कहते थे कि हम गड्ढा मुक्त सड़कें बनाएंगे, आज तक गड्ढा मुक्त सड़कें नहीं हुई। गड्ढा में सड़क है कि सड़क में गड्ढा है, पता नहीं चलता है। और मैं नहीं कहता, आप बस अड्डे पे खड़े बस अड्डे की रोड देख सकते हैं, सबूत भी आपको यही मिल जाएगा। तमाम मुद्दे हैं, लोगों के अपने अपने विचार हैं। चूँकि भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, सबको ज़मीनी स्तर पर ही लड़ाई लड़नी होती है और किसी को किसी का काम अच्छा लगता है, किसी को ख़राब लगता है, ये अपने व्यक्तिगत विचार हैं। इन्हीं विचारों के साथ हम आपके सामने प्रस्तुत होते रहेंगे। गोरखपुर से प्रणव तिवारी, प्रभा साची न्यूज़ नेटवर्क।